का वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 862वां वेबिनार है। वेबिनार नंबर 862। आज के वक्ता है अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 15 के अंतर्गत आज जो भोजन के बारे में जानकारी देंगे, अधिक जानकारी। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार साहब, जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय धन्वंतरी और और साथ में ही नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज छठ है, एक बहुत बड़ा महोत्सव है उत्तर भारत में, जिसको नई संततियों और जीवन का प्रतीक माना जाता है। तो उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। मूलतः जितनी भी बातें इस वेबिनार और इस मंडल के द्वारा की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन को लक्षित करती हैं। तो इसलिए यह और विशिष्ट हो जाता है कि आज के दिन मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का जो मूलभूत आधार है, उत्तम स्वास्थ्य और जो वैभवशाली जीवन है, उसका जो मूल आधार है वो जीवनचर्या है। और जीवनचर्या का ही एक भाग है ऋतुचर्या, और इन दोनों का एक भाग कहा जा सकता है जो कि मूल आधार है, वो है दिनचर्या। काफ़ी समय से हम दिनचर्या के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं और इसमें विविध कड़ियाँ क्रमशः आती गई हैं, जिस पे अलग अलग विषयों में जो बातें हुई हैं वो प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नश्य, गंडूष, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान और उसके बाद भोजन। तो भोजन से संबंधित वार्ता जो है पिछले 3 क्रमों से चल रही है, जिसमें मूलतः हम लोगों ने भोजन क्या है, किस किस प्रकार के भोजन होते हैं, शास्त्रीय तौर पे किस तरीके से उनको देखा जाता है, यथा अलग अलग तरीके के जो रस हैं, चोष्य, खाद्य, इस तरीके के जो अलग अलग वर्गीकरण हैं भोजन के, इन सब चीज़ों पे चर्चा की। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। इसके पहले जो हमारा वेबिनार हुआ था वो लगभग 2-3 मास का अंतराल है, तो इसलिए उसको मैं एक बार पुनरावृत्तित कर रहा हूँ। एक मूल मंत्र जो है भोजन का कई बार आता है, और मैं जब से भोजन पे चर्चा कर रहा हूँ उसको बार बार आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ। अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यातव्य तथा ज्ञातव्य अन्न दोषो न लिप्यते। अर्थात अन्न ही ब्रह्म है, उसमें निहित सार तत्व विष्णु है, तथा जो उसका उपभोग करता है वह स्वयं महेश्वर भगवान है। यदि तुम यह जान लो तो अन्न में उपस्थित अशुद्धियाँ तुम्हारा अंग नहीं बनेगी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसको और अगर गहराई से देखा जाए तो ब्रह्म का कार्य क्या है? ब्रह्म का कार्य है उत्पत्ति, विष्णु का कार्य है परिपालन,
और जनार्दन का कार्य है इस संसार में जितने भी शक्तियां हैं उनको बैलेंस करके रखना, उनका संतुलन बना के रखना। तो अन्न का जो मूल स्वरूप है, आप देखेंगे कि विविध प्रकार के, चाहे वो पादपीय यानी कि पौधों से उत्पन्न चीजें हों या जीवों से उत्पन्न चीजें हों, जो ग्राह्य हैं उनको साधारण तौर पे ऐसा गिना जाता है कि वो सारी की सारी चीजें अन्न है। ठीक है, अब उन चीजों से किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, विस्तरण होता है। उत्पत्ति का मतलब विस्तरण भी होता है। अच्छा, परिपालन यानी उसको बनाए रखना, वो उसमें जो पंचभूत हैं, महाभूत, पंच महाभूत हैं, उनका सेवन करने वाला वह जीव है, वह सृष्टि है, यानी कि वो विष्णु जी है। और जो अंततोगत्वा वही चीज सेवन की जाती है और वही चीज विघटित होती है और वापस क्रमिक तौर पे वही चीज इस सृष्टि में लौट जाती है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद वो चीज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो हमारा जो, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो शिवत्व है वो निर्लिप्ति है। निर्लिप्ति यानी कि किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। ये जो भोजन के षड्रस हों, भोजन के अलग अलग तत्व हैं, उनके जो अलग अलग तत्व हैं और रस हैं, उसके अलावा जो स्वाद है, तो वो सब चीजों से अलिप्त हो जाना। और जो मूल ध्येय है जीवन का वो है ऊर्जा। उस ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित करना, यदि ये संभव हो जाता है तो भोजन के जो भी दोष हैं, चाहे वो आम हो, चाहे वात हो, चाहे कफ हो, चाहे पित्त हो, जो अलग अलग दोष हो सकते हैं, उन सारे के सारे दोषों से निर्लिप्ति हो जाती है। और ये जब निर्लिप्ति होती है तो भोजन से उत्पन्न जितने रोग हैं उनसे भी आप निर्लिप्त हो जाते हैं। तो ये और गहराई में हम गए इस मंत्र के, अब तक इसको साधारण तौर पे समझ रहे थे। भोजन के जो विविध गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भोजन के जो 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और काफी विस्तृत चर्चा इस पे हुई है कि कौन कौन सी भोज्य पदार्थ, कौन कौन से किस किस रस की ओर इंगित करते हैं और उनका हमारे शरीर के, जीवन के निर्माण में क्या महत्व है। इस पे काफी लंबी चर्चा हुई है। अब आज इसको और ज्यादा गहराई से अध्ययन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और इसका और सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। तो जो भोजन है उसमें संतुलन एक बहुत ही मूल चीज है। तो संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को भी संतुलित रखता है और जीवन को भी संतुलित रखता है। तो संतुलित आहार है क्या चीज और क्यों जरूरी है, इस पे भी बात होगी। हम लोग देखते हैं संतुलित आहार को, तो इसमें जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है वो जीवन के विविध चरणों में और अलग अलग जो लिंग है उसकी अलग अलग आवश्यकता है, उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं। 6 माह तक के शिशुओं की जो आवश्यकता है वो 120 कैलोरी की है। 6 से 12 मास तक की जो आवश्यकता है वो 100 कैलोरी के आसपास है।
1 से 3 वर्ष तक की जो आवश्यकता है वो 1200 कैलोरी के आसपास है। 3 से 6 वर्ष तक की आवश्यकता 1600 कैलोरी के आसपास है। 7 से 9 वर्ष तक की 1800 कैलोरी के आसपास है और 9 से 12 वर्ष की 2100 कैलोरी के आसपास है और 13 से 15 वर्ष की जो आवश्यकता होती है वो लड़कों में 2500 कैलोरी और लड़कियों में 2200 कैलोरी तक होती है। 16 से 20 वर्ष तक की जो है आवश्यकता वो लड़कों में 3100 कैलोरी और लड़कियों में 2500 कैलोरी तक होती है। गर्भावस्था में जो स्त्रियों की आवश्यकताएं होती हैं कैलोरीज की लगभग 2300 से 2500 तक की होती हैं और स्तनपान के समय ये आवश्यकता और बढ़ के 2700 से 3000 कैलोरी तक होती है। तो इस तरीके से ये हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस पे हम लोगों ने बात की। सामान्य तौर पे भोजन में हम लोग बहुत ही वैविध्यपूर्ण भोजन करते हैं। उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक अलग अलग तरीके के व्यंजन प्रयुक्त होते हैं। मिष्ठान हो, भोजन की चीज़ों हो, अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग व्यंजन प्रयुक्त होते हैं जिनका रूप भी अलग होता है, स्वाद भी अलग होता है। वहाँ की स्थानीय उपलब्धता, जो जलवायु है और साथ में शारीरिक जो साम्यता है उसके हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से वो निर्धारित होता है। तो अब जो संतुलित आहार है अगर मूल तौर पे देखा जाए तो हल्का सुपाच्य होना चाहिए। उसमें तेल या वसा की मात्रा उपयुक्त मात्रा के रूप में होनी चाहिए, ना कि तेल और वसा से लबालब हो। आजकल का जो भोजन हम देखते हैं उसमें जो मॉडर्न स्टाइल है उसमें देखा जाए तो ये समझ में आता है कि चीज़ हो गया, मेयोनीज हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्टार्च युक्त भोजन हो गया जिसमें पोटैटो यानी कि आलू और इससे रिलेटेड चीज़ें भरी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें कई बार हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं। भोजन में जो विविध तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए अच्छा, जो विटामिन है वो क्या करते हैं और उसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं और कितनी आवश्यकता होती है उस पर बात करते चलेंगे। इन सब विटामिन का कहीं न कहीं हम सब ने नाम सुना होगा। कई बार डॉक्टर्स कई सारी चीज़ों में जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स के लिए अलग अलग गोलियों का या दवाइयों का जो है प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी अनुशंसा करते हैं। तो कई सारे ऐसे रोग भी होते हैं जो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के कारण हैं। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि किन विटामिन का क्या काम है। अगर कुछ विशिष्ट लाक्षणिकताएं दिखती हैं शरीर में तो किन चीज़ों पे या किन डाइटरी मॉडिफिकेशंस से उन कमियों को दूर किया जा सकता है और अपने आप को निरोगी रखा जा सकता है। तो बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी उपयोगी है। इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन को भी ये सपोर्ट करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये काफ़ी उपयोगी है, स्किन और बोन हेल्थ के लिए ये जिम्मेदार है और विजन यानी कि हमारी जो दृष्टि है
छाछ, बटर यानी कि मक्खन, घी, फिर अंडे, फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी कि अंकुरित अनाज जैसे अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, उसके अलावा कई बार जो है अंकुरित ज्वारी दी जाती है, जौ दिया जाता है, इन सब चीज़ों में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं जैसे स्पिनच है यानी कि पालक, ब्रोकोली है, फिर पम्पकिन यानी कि कद्दू, रेड पेपर्स जो लाल मिर्च होती है, स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी जिसको बोलते हैं, और विटामिन B6 की बात करें तो ये भी इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी ये सपोर्ट करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के चयापचय में ये मदद करता है और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। ये चिकपीस में पाया जाता है। अलग अलग तरीके के सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें भी मिलता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब चीज़ें। आलू में मिलता है, सैलमन में मिलता है, ट्यूना फिश में मिलता है। इसकी रिक्वायरमेंट 2 mg के आसपास प्रतिदिन होती है। विटामिन B12 कई बार देखा गया है आजकल बड़े धड़ल्ले से डॉक्टर्स विटामिन B12 का रिकमेंडेशन करते हैं, और विटामिन B12 की कमी से इम्यूनिटी की समस्या होती है, नर्वस सिस्टम की वर्किंग की समस्या होती है। तो मेजर कारण इसका ये है कि जो ऐसा माना जाता है कि जो कि वेजिटेरियन फूड है इसमें विटामिन B12 उस हिसाब से नहीं मिल पाता जिस हिसाब से शरीर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ आप समझेंगे कि वास्तविक तौर पे किन भोज्य पदार्थों का प्रयोग करने से विटामिन B12 की हम आपूर्ति कर सकते हैं। ये मुख्य तौर पे फूड को एनर्जी में परिवर्तित करने में मदद करता है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके फंक्शन को सपोर्ट करता है और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में मदद करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, फोर्टिफाइड सीरियल्स, मांस, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, सी फूड जैसे क्लैम्स, ट्राउट, सैल्मन, मैडॉक, ट्यूना, ये सब चीज़ों में ये मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, इन सब चीज़ों में मिलता है। इसकी रिक्वायरमेंट आप देखिए तो ये बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड है। जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं वो नॉर्मली 500 mg की होती हैं, 250 mg की होती हैं। अभी आपने ऊपर देखा कि जो हमारा विटामिन B6 का रिक्वायरमेंट है वो 2 mg का है, जो कि 1 ग्राम का 500वां हिस्सा है। अभी जो B12 की रिक्वायरमेंट है वो 6 mcg की है, यानी उससे भी बहुत कम है, जो कि हमारे फोर्टिफाइड सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट से आसानी से मिल जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं और थोड़ा सा ध्यान देके हम अपने शरीर और स्वास्थ्य का किस प्रकार ध्यान रख सकते हैं और उसको उत्तम बना सकते हैं। विटामिन C ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी हमारे शरीर में नव संरचनाएं, नव ऊर्जा ले आने का प्रयास करता है। कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है, इम्यून फंक्शन को तेज करता है और
जो हमारी चोटें होती हैं उनको जल्दी ठीक करने में मदद करता है। ये भी ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कैंटेलोप, सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस जैसे कि ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट, नींबू, मौसमी, इन सब चीज़ों में मिलता है। कीवी फ्रूट, पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटो जूस। अच्छा, इसमें गोवा का नाम नहीं लिखा है, वो भी मान के चलिए इसकी 60 मिलीग्राम के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में हेल्प करता है, बोन की ग्रोथ और बोन की स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, कैल्शियम को बैलेंस करता है, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन को स्ट्रांग बनाता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ये मिलता है हमको एग्स से, फिश जो अलग अलग तरीके की है, फिश लीवर ऑयल, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड मार्गेरीन, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, फोर्टिफाइड सोया बेवरेजेस इत्यादि चीज़ों से मिलता है। अभी इसका भी रिक्वायरमेंट आप देखें तो कुछ 400 IU है। विटामिन ई, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। फॉर्मेशन, ये ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़िया बनाता है। प्राप्त होता है फोर्टिफाइड सीरियल्स और जूसेस से, ग्रीन वेजिटेबल्स से, नट्स एंड सीड्स से, यानी कि काजू, बादाम, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, पीनट्स एंड पीनट बटर, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है और सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। वेजिटेबल ऑयल्स, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है 30 IU। विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। प्राप्त होता है हरी सब्जियों से, जैसे कि ब्रोकली, केले, स्पिनच यानी कि पालक, टर्निप, शलगम जिसको बोलते हैं हिंदी, कोलेट्स, स्विस कार्ड, मस्टर्ड ग्रीन्स इत्यादि से। इसकी भी रिक्वायरमेंट 80 mg है। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, हेल्थ बेनिफिट और किस तरीके की चीज़ों से ये प्राप्त होता है और कौन सी विटामिन एंड मिनरल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उस पर बात करते हैं। जो आँखों की समस्याएं होती या आँखों का स्वास्थ्य है, उससे उसमें यदि आपको मदद चाहिए तो गाजर, फिर उस पालक, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं दी गई, शकरकंदी, इसके अलावा जो बैगन है, पम्पकिन है, पपाया है, इन सब चीज़ों से आपको इसमें लाभ मिलेगा। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये काफ़ी कारगर होते हैं। और मिनरल्स में जिंक आपको उपयोगी सिद्ध होगी। इम्यून सिस्टम यदि बूस्ट करना है तो आँख बंद करके आदमी को विटामिन सी का मैक्सिमम प्रयोग करना चाहिए, जो हर प्रकार के सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनसे प्राप्त होता है। जैसे ऑरेंजेस हैं, रेड बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल वाली जो शिमला मिर्च होती है, पीली वाली शिमला मिर्च होती है, वो, ब्रोकोली, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। विटामिन सी और विटामिन ए से इसमें मदद मिलती है। आयरन और जिंक मिनरल्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और जब शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके वॉल्यूम और उनकी क्वांटिटी में वृद्धि होती है और इससे
शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की भी अभिवृद्धि होती है, जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्थिरता देता है। और साथ साथ जब ब्लड सेल्स बढ़ते हैं तो आपके जो फाइटिंग ब्लड सेल्स हैं, जिनको वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले और एंटीबॉडीज से लड़ने वाले, वो भी बढ़ते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। बोन स्ट्रेंथ की बात करें तो दूध यानी कि मिल्क, योगर्ट यानी जो दही होता है, फिर पालक, बादाम, इन सब चीज़ों से आपके बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जो भी चीज़ें कैल्शियम प्रदान करें उनसे हमारे हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करके और फोर्टिफाइड सीरियल्स का प्रयोग करके आप अपनी हड्डियों की ताकत को बढ़ा सकते हैं। इससे जो की विटामिन्स इसके लिए जिम्मेदार हैं वो विटामिन डी और विटामिन के। इसके अलावा सुबह शाम यदि आप आधे से 1 घंटा सूर्य का ताप ले सकें तो वो भी इसके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि विटामिन के और विटामिन डी नॉर्मली सब चीज़ों में मिलते नहीं हैं। सूर्य के प्रकाश में उनकी उत्पत्ति होती है। और अगर मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बड़े उपयोगी है। कैल्शियम यानी कि चूना और मैग्नीशियम यानी कि एक तरीके का मिनरल होता है। फिर हार्ट की हेल्थ अगर बढ़ानी हो तो उसके लिए सैलेमन, एवोकाडो, ओट, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। विटामिन B6 और विटामिन E इसमें हेल्प करती है। मिनरल्स में पोटेशियम, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हेल्प करता है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एग्स, ब्राउन राइस, लेंटिल्स, इनका प्रयोग किया जा सकता है। बी विटामिन्स इसमें बड़े उपयोगी होते हैं, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 इत्यादि है। एक्चुअली इन विटामिन्स का काम मेटाबॉलिज्म को स्थिरता प्रदान करना और उसमें अभिवृद्धि करना है, जिससे जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो उसका एक तो पाचन अच्छा होता है और एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो वो आसानी से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। स्किन और हेयर हेल्थ के लिए बात करें तो बादाम, एवोकाडोज, अंडे, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। विटामिन ई, विटामिन ए और बायोटिन ये इसके लिए जिम्मेदार है। जिंक और सेलेनियम इसकी यदि आपूर्ति होती है तो हमारी स्किन और हेल्थ, हेयर की जो है वो बढ़ जाती है। मसल फंक्शन को यदि अच्छा रखना है तो बनाना, चिकन का जो ब्रेस्ट है, टोफू, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो रिकमेंड करते हैं। विटामिन B12, विटामिन B6 इसमें जिम्मेदार होते हैं। पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा जो है वो यदि अच्छी होती है तो हमारी मसल की हेल्थ अच्छी होती है। पोटेशियम और फास्फोरस के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं केला। इसके अलावा जो हमारी दालें होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मूंग है, अरहर है, चना है, इन सब चीज़ों में पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। तो उनका प्रयोग करके हमारी जो मसल्स का फंक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो बढ़ाई जा सकती है।
सैलमन, एग्स, ब्लूबेरीज, इनका प्रयोग किया जा सकता है। विटामिन B12 और कॉलिन इसके लिए जिम्मेदार है। ओमेगा 3 और आयरन को यदि यूज किया जाता है तो इस तरीके की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बहुत अच्छा सोर्स एक ऑयल सीड होता है जिसको हमारे यहाँ अलसी बोला जाता है। यहाँ पे भी वो मुखवास के रूप में प्रयोग किया जाता है, मुख शुद्धि के रूप में, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। कैल्शियम के लिए तिल का भी प्रयोग किया जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, ओमेगा 3 है, तो वो भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए नहीं, दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही है, छाछ, ये भी डाइजेस्टिव हेल्थ में हेल्प करते हैं। विटामिन B2 मतलब B1 फाइबर की मात्रा अच्छी हो तो जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अपने आप अच्छा होता है। आप देखेंगे कि केवल स्निग्ध पदार्थों का सेवन हो, केवल गरिष्ठ पदार्थों का सेवन हो तो अक्सर पेट बिगड़ जाता है। केवल मिठाई खाते रहे तो पेट बिगड़ जाता है। केवल दही का सेवन करते रहे तो भी पेट बिगड़ जाता है, क्योंकि वो हमारे आंतों पे हमारे पाचन की जो पाचन तंत्र है उस पर भारी पड़ता है। तो उसके लिए कुछ न कुछ शरीर में रफेज जाना चाहिए जो कि आंतों की बराबर से सफाई कर सके और आपके पाचन को कुछ समय के लिए हल्का रख सके। तो ये हुआ पाचन तंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया। इसके अलावा यदि ब्लड की हेल्थ सुधारनी तो उसके लिए लेंटिल्स का, पालक का, ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन B12 और फोलेट का जो है प्रयोग इसमें उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आयरन और कॉपर की मात्रा यदि अच्छी है तो ये सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। कुछ एक चीजें लिखी हैं, हो सकता है मैंने ना पढ़ी हो, कुछ एक चीजें नहीं लिखी हैं फिर भी मैंने बोला है, जो कि मुझे अन्य स्रोतों से समझने में, पढ़ने में आया है। और जिन चीज़ों को नहीं पढ़ा है वो हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक जनमानस है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं छोड़ दिया गया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्रोत हमारे पृष्ठभूमि से हों, और कई चीज़ें जो है उस पर्टिकुलर पृष्ठभूमि की होती है जो कई बार हमारे लिए उपयोगी भी हो सकती है और अनुपयोगी भी हो सकती है। आगे चलते हैं, हम अब बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो जो कि NNMB है। इसका एक सर्वेक्षण हुआ है जो जिससे एक बहुत ही विशिष्ट जानकारी हमारे सामने आई है। यदि उसका ध्यान रखा जाए और उसकी जो संस्कृतियां हैं उसका ध्यान रखा जाए तो हमारी जो जीवन पद्धतियां हैं उनमें तो सुधार होगा ही। हमारा जो भोजन लेने का और भोजन से स्वास्थ्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसमें भी अभूतपूर्व सुधार होगा। अभी सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जो जनमानस है वो अच्छे स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री लाइफ यानी कि बैठल जीवन पद्धति से संबंधित जो रोग हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो इस चीज के लिए जिम्मेदार
ये जो राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो है, इसका हेड ऑफिस ये हैदराबाद में है और हमारे भारत की एक बहुत ही जानी मानी संस्था है जो न्यूट्रिशन पे काम करती है, उसके मानदंडों पे काम करती है। टेबल नंबर 3 ये कहते हैं कि 600 ग्राम के आसपास सीरियल्स या मिलेट्स हमको लेने चाहिए, जो नॉर्मली 396 के आसपास लोग ले रहे हैं। पल्सेस जो है 80 ग्राम के आसपास लेने चाहिए, जो कि लगभग 28 ग्राम के आसपास लोग ले रहे हैं। दूध 300 ग्राम या ml के आसपास लेना चाहिए, जो कि 82 ml के आसपास लोग ले पा रहे हैं। सब्जियां 300 ग्राम के आसपास प्रयुक्त होनी चाहिए, जो 50 ग्राम के आसपास प्रयुक्त हो रही हैं। और जो तेल है वो 30 ग्राम के आसपास, तेल यानी कि तेल, घी, इस तरीके की वसा युक्त कोई भी चीज है उसकी बात हो रही है, वो 14 ग्राम के आसपास प्रयुक्त हो रही है। इससे देखने में क्या मिलता है? हमको देखने में ये मिलता है कि हमारे भोजन में सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त चीजें हो रही हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक तरफ तो माल न्यूट्रिशन दिखता है, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, अपर्याप्त पोषण जिसको कह सकते हैं, और एक तरफ दिखता है कि अपर्याप्त पोषण के साथ साथ इस तरीके का पोषण जो कि संतुलित नहीं है। देखिए, जो भी पल्सेस हैं यानी कि दालें हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के वियर एंड टीयर को, यानी कि जो भी टूट फूट हुई है उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है, उसमें मदद करता है। यदि उसकी अल्पता है तो हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, एक उनमें फटीग जल्दी आएगा, रीडेवलपमेंट नहीं होगा, चोट अगर लगती है तो जल्दी से ठीक नहीं होगी, इसकी लाक्षणिकता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स जो कि उत्तम सोर्स है विटामिन एंड मिनरल्स का, वो यदि प्रॉपर मात्रा में हम नहीं लेते हैं तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम प्रभावित होती है और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनैलिटीज, जैसे तंत्रिका तंत्र है उसकी फंक्शनैलिटी, मसल्स की फंक्शनैलिटी, ये सब चीजें प्रभावित हो सकती हैं। और सीरियल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स तो है, पर कार्बोहाइड्रेट्स ही वो चीजें हैं जिनसे शुगर लेवल भी अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। तो वो तो हम सब पूर्ण मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें नहीं ले रहे। अच्छा, बाकी चीजें का प्रयोग न करने के कारण इनकी मात्रा जो प्रोपोर्शनेट है, जो संतुलन है वो असंतुलित हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, कम खाओ तो सब कम खाओ ना, यानी कि एक तरफ कुपोषण है और एक तरफ विकृत पोषण है। तो इसके कारण ये चीजें अभिवृद्धि की तरफ हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जैसे शुगर का बढ़ना, ये सब चीजें। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अलावा अलग अलग जो भोजन के पदार्थ हैं उनमें क्या कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो आलमंड्स यानी कि बादाम, अगर आप बादाम खाते हैं तो 85 कैलोरी आपको मिल जाता है। कैश्यू नट यानी कि जिसको अपने काजू बोलते हैं,
10 खाते हैं तो 95 कैलोरी मिलता है। 100 ग्राम नारियल खाते हैं तो 444 कैलोरी मिलता है। ड्राई अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 662 कैलोरी मिलता है। पीनट्स अगर 50 मूंगफली खाते हैं तो 90 कैलोरी हमको मिल जाती है। सलाद की बात करें तो एक मीडियम बीटरूट खाते हैं आप तो 30 कैलोरी आता है। कैरेट में 70 कैलोरी आता है। ककुम्बर यानी कि जो ककड़ी है उसमें 12, ज़्यादातर वाटर कंटेंट और फाइबर ही होता है इसलिए। प्याज में 25 कैलोरी मिलता है। मूली में 10 कैलोरी मिलता है और टमाटर में भी 10 कैलोरी मिलता है। कुछ फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। एक मीडियम साइज का एप्पल होता है तो 65 कैलोरी मिलता है। बनाना में 90 कैलोरी मिलता है। अंगूर में 70 कैलोरी मिलता है अगर 30 के आसपास लेते हैं। मतलब एक छोटा कुछ आप देखिए। गुआवा एक मीडियम साइज का हो तो 50 कैलोरी मिलता है। जैक फ्रूट यानी कि कटहल अगर 4 स्लाइसेस लेते हैं तो 90 कैलोरी के आसपास मिलता है। आम 180 कैलोरी मिलता है। मौसमी या ऑरेंज जो है वो 40 कैलोरी के आसपास रहता है। पपाया अगर एक पीस लेते हैं, एक स्लाइस लेते हैं तो 80 कैलोरी के आसपास रहता है। पाइनएप्पल एक स्लाइस लेते हैं तो 50 कैलोरी के आसपास होता है। इसी तरीके से सपोटा, कस्टर्ड एप्पल, इन सब चीज़ों कस्टर्ड एप्पल की कैलोरीज काफी ज़्यादा 130 है। अभी जो रिकमेंडेशंस हैं इस संस्थान की वो ऐसा बताती हैं कि किस तरीके की डाइट होनी चाहिए। तो एक पोर्शन यानी कि 30 ग्राम पर पोर्शन माना जाता है। अगर सीरियल्स की बात करें तो एक सेडेंटरी जो पर्सन है उसको यदि वो आदमी है तो 12.5 ऐसे पोर्शंस लेने चाहिए। यानी कि 12 या 36 और ये लगभग हो जाता है 412 या 390 ग्राम के आसपास ये लेना चाहिए। और अगर एक मतलब 300 ग्राम के आसपास लेना चाहिए। यदि मॉडरेट वर्किंग है तो 450 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और वुमन है तो 350 ग्राम के आसपास उसको सीरियल्स का प्रयोग करना चाहिए। और हैवी यदि वर्कआउट हो रहा है यानी जो स्पोर्ट्स में है या जो किसान हैं, मजदूर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं उनको 3600 कैलोरी के आसपास उनको जो है ये लेना चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनको 16 या 4800 कैलोरी के आसपास 480 ग्राम के आसपास उनका प्रयोग करना चाहिए। पल्सेस की बात करें तो वही 2.5 × 30 करेंगे तो 306 लगभग 75 ग्राम के आसपास होगा। और महिलाओं का 60 ग्राम के आसपास होगा। आजकल की अगर जीवन पद्धति को देखा जाए तो पहले की तुलना में जो भी कार्य होते थे वो उससे आसानी से हो रहे हैं। मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जैसे पहले किसानी होती थी तो बैलों के द्वारा होती थी, दिन भर किसान चलता था। बोझा भी ढोना होता था तो पशुओं द्वारा ढोया जाता था। आदमी चढ़ाता था, आदमी उतारता था। आज सब चीजों के लिए मशीनें आ गई। तो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो कम हुई है। तो उस तरीके से हम लोगों को अपनी आवश्यकताओं को सेडेंटरी और मॉडरेट की तरफ समझना चाहिए। और उस हिसाब से ये चार्ट देखा जा सकता है और इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं जो कैलोरीफिक वैल्यूज की बात चल रही है। तो अलग अलग जो पके हुए पदार्थ हैं उसमें एक कप चावल में हमको
170 कैलोरी मिलती है, जो कि किलो कैलोरी की बात हो रही है। एक फुल्का खाते हैं यानी कि फूली हुई जो रोटी होती है तो 80 कैलोरी मिलती है। पराठा खाते हैं तो चूंकि उसमें ऑयल होता है 150 कैलोरी मिलती है। ऑयल्स, बटर, घी, ये चीजें बहुत कम मात्रा में ज्यादा कैलोरीज देती हैं, तो इसका ध्यान रखना है हमेशा। पूरी है, एक केवल छोटी पूरी खाते हैं तो 80 कैलोरी उससे मिल जाता है, जबकि एक फुल्का जो ऑलमोस्ट उसका थ्राइस है उसमें 80 कैलोरी ही होता है। तो इससे समझा जा सकता है 2 स्लाइस अगर बटर के खाते हैं तो 170 कैलोरी होता है। इसी तरीके से पोहा है 270 कैलोरी है एक कप में, उपमा है 270 कैलोरी है, इडली है दो अगर होती है तो 150 कैलोरी होता है, डोसा 125 कैलोरी है। खिचड़ी अगर एक कप यानी कि 1 कटोरी के आसपास खाते हैं तो 200 कैलोरी मिलता है। दलिया अगर खाते हैं तो 220 कैलोरी के आसपास मिलता है। सीरियल फ्लैक्स होते हैं वो 1 कटोरी खाते हैं तो 220 कैलोरी के आसपास मिलता है। सीरियल फ्लैक्स विद मिल्क वो भी 220 कैलोरी के आसपास मिलता है। दालों की बात करें, जो सादी दाल होती है यदि आधा कप खाते हैं तो 100 कैलोरी मिलता है। सांबर अगर खाते हैं तो उसमें कुछ स्पाइसेस और बाकी सारी चीजें वेजिटेबल्स रहती हैं 110 कैलोरी के आसपास 1 कप में होता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स भी होती है। सब्जियों की बात करें तो वाइट ग्रेवी उसमें 170 कैलोरी के आसपास होता है, ड्राई में 150 कैलोरी के आसपास होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स की कुछ बात करते हैं, बॉइल्ड एग 90 कैलोरी के आसपास मिलता है। एक ऑमलेट होता है उसमें अगेन चूंकि फैट्स का यूज होता है तो कैलोरीज बढ़ जाती हैं, 160 कैलोरी होता है। फ्राइड एग रहता है तो 160 कैलोरी रहता है। बाकी ज्यादा बात नहीं करता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। भजिया या पकोड़ा अगर आज छोटे छोटे पीस भी खाते हैं 280 कैलोरी होता है। बेसन का पकोड़ा 220 कैलोरी, चाट, दही, पापड़ी 5 नंबर में 220 कैलोरी, चीज बॉल्स, इस तरीके के अलग अलग व्यंजनों का यहाँ पे अलग अलग ये बताया गया है। तो इसमें देख सकते हैं जो जो तेल और घी का प्रयोग जहाँ पे होता है वहाँ पे कैलोरीज बढ़ती हैं, ऐसा देखा जा सकता है। अभी स्वीट यानी कि मिठाई अलग अलग तरीके की जो होती हैं उसकी कैलोरीज भी समझ लेते हैं। बेसन बर्फी, या जिसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे मोहन थाल बोलते हैं, हमारे यहाँ बेसन बर्फी बोलते हैं, या इस तरीके के जो बेसन से बने व्यंजन होते हैं मिष्ठान में, वो 2 पीस यदि हम खाते हैं तो 400 कैलोरी के आसपास मिलता है। चिक्की होता है 2 पीस खाते हैं 290 कैलोरी मिलता है। फ्रूट केक जो होता है वो 270 कैलोरी के आसपास मिलता है 1 पीस में। राइस पुट्टू, ये साउथ इंडियन व्यंजन, आधा कप खाने पे 280 कैलोरी के आसपास मिलता है। संदेश 2 खाते हैं तो 140 कैलोरी मिलता है। इस तरीके से अलग अलग जो मिष्ठान है। श्रीखंड अगर आधा कप हम खाते हैं तो 380 कैलोरी मिलता है। मिल्क चॉकलेट 140 कैलोरी मिलता है केवल 25 ग्राम खाने पे, जो कि लगभग 1/4 कप होता है। आइसक्रीम आधा कप खाते हैं तो 200 कैलोरी के आसपास मिलता है। इसके अलावा कुछ एक बेवरेजेस भी देख लेते हैं। यदि 1 कप चाय पीते हैं तो 75 कैलोरी मिलता है। 1 कप कॉफी पीते हैं तो उसमें साथ में चीनी भी होती है, उसके कारण भी कुछ कैलोरीज बढ़ जाती है। तो और दूध की मात्रा जो है कॉफी में ज़्यादा होती है चाय की तुलना में, तो उस हिसाब से भी कुछ कैलोरीज बढ़ जाती हैं। 110 कैलोरी मिलता है 100 ml अगर हम लेते हैं तो। काउ मिल्क यानी कि 1 कप अगर दूध पीते हैं तो 180 कैलोरी होता है। बफेलो मिल्क पीते हैं 320 कैलोरी होता है। फैट की
जो वेरिएशन है उसके हिसाब से ये देखा जा सकता है। लस्सी यदि पिया जाए तो 110 कैलोरी मिलता है। 200 ml की लस्सी यहाँ पे ध्यान में ली गई। अगर लाइम जूस पीते हैं तो 60 कैलोरी मिलता है। लाइम जूस यानी मौसमी का जूस, आप समझ सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 की आजकल बहुत बात होती है। यहाँ पे विविध जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें कितना ओमेगा 3 अल्फा लेओनिलिक एसिड ALA जिसको बोलते हैं वो प्राप्त होता है, वो बताया गया है। वीट और पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, इसमें 0.14 ALA मिलता है। पल्सेस जो अलग अलग होते हैं उसमें ब्लैक ग्राम यानी कि काला चना, राजमा, लोबिया और दूसरी जो दालें हैं उसमें 0.16 ALA मिलता है। अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स हैं उसमें भी देख सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में 0.16 है, अदर वेजिटेबल्स में 0.025 है। फ्रूट्स में देखा जाए तो 0.025 है। स्पाइसेस में देखा जाए तो मेथी में एक अच्छा जो है ये मात्रा रहता है, सरसों में उससे ज्यादा है। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 की वृद्धि करनी हो तो मेथी का सेवन करें, सरसों के बीज का सेवन करें। अलग अलग जो हमारे व्यंजन होते हैं उसमें तड़का मारने में इसका प्रयोग होता है, बीजों का। सरसों के तेल का भी प्रयोग होता है लेकिन उत्तर भारत में उसका प्रयोग ज्यादा है। फ्लैक्स सीड यानी कि जो अलसी होता है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगली बार आपको यदि डॉक्टर बोले कि कॉड लिवर ऑयल लेना है, एलोपैथिक डॉक्टर, तो आप आंख बंद करके बोलिए कि हम अपने हिसाब से ले लेंगे और जाके अलसी का प्रयोग करिए। आप निश्चिंत रहिए। ओमेगा ये कॉड लिवर ऑयल जितना काम करेगा उतना ही काम आपका अलसी का बीज भी करेगा। इसके अलावा एक भंगजीरा होता है जो कि उत्तराखंड में इसकी खेती होती है, कुछ अन्य जगहों पे भी इसकी खेती होती है। ये बहुत अच्छा सोर्स है लेकिन प्रॉब्ली सब जगह ये उपलब्ध ना हो। ये जो अलग अलग मात्राएं बताई गई हैं कि टीस्पून, टेबल स्पून और कप, वो यहाँ पे देखा जा सकता है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने शेयर किया हुआ है। आजकल जो स्थितियां हैं, कई बार जो अवेयरनेस है, डाइटिशियंस का भी मदद लिया जा रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट का भी मदद लिया जा रहा है। तो और जो विविध प्रकार के सेडिमेंट्री रोग हैं, बैठालू जीवन के पद्धति के जो रोग हैं उसमें शुगर यानी कि डायबिटीज बहुत ज्यादा तेजी से फैलता रोग है। तो उससे संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी है जो हमारे भोजन पदार्थ और हमारे भोजन पदार्थों के सेवन की पद्धति में सुधार करने पे हमको लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो पहचानना बहुत जरूरी है और यदि ये पहचान जाते हैं तो हम अपनी भोजन की वस्तुओं और भोजन लेने की पद्धति में सुधार करके जो शुगर के शूट अप या शूट डाउन है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक माप है जो यह बताता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कितनी तेजी से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इसे 0 से 100 के पैमाने पर रैंक दिया जाता है, जहां ग्लूकोज 100 के साथ तुलना की जाती है। उच्च GI वाले खाद्य पदार्थ यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या उससे अधिक होता है। ये रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं, जैसे कि पके हुए आलू, सफेद ब्रेड, मीठा तेल इत्यादि। मध्यम GI 50 से 69 के बीच होता है, कुछ फल और अनाज। निम्न GI वाले खाद्य पदार्थ जो है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है 55 से 50 से, उनको माना जाता है ये रक्त शर्करा को
धीरे धीरे बढ़ाते हैं और स्थिर रखते हैं मैक्सिमम। इसमें जो है पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो स्थिर होता है, जैसे दालें, सब्जियां और कुछ फल। यहाँ पे अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जो व्हाइट ब्रेड है वो 75 ± 2 हो सकता है। होल ब्रेड है वो 74 ± 2 हो सकता है, होल व्हीट ब्रेड। तो ये कई बार जो है इस तरीके की भ्रांति होती है कि व्हाइट व्हीट ब्रेड जो है उसकी तुलना में जो ब्राउन ब्रेड है या होल व्हीट ब्रेड है वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा यहाँ पे दिखता नहीं है इस रिपोर्ट में। जो गेहूं की रोटी है वो 62 ± 3 है। चपाती है वो 52 ± 4 है। व्हाइट बॉइल्ड राइस है वो 73 ± 4 है। ब्राउन बॉइल्ड राइस है वो 68 ± 4 है। बार्ले यानी कि जौ जिसको बोलते हैं वो 28 ± 2 है। इंस्टेंट ओट पोरेज है 79 ± 3। राइस पोरेज या कॉन्जी है वो 78 ± 9। मिलेट पोरेज है 67 ± 5। स्वीट कॉर्न है 52 ± 5। कॉर्नफ्लेक्स है 81 ± 6। एप्पल 36 ± 2। ऑरेंज 43 ± 3। बनाना 51 ± 3। पाइनएप्पल 59 ± 8। इसी तरीके से इधर देख सकते हैं मैंगोज हैं 51 ± 5। वाटरमेलन 76 ± 4। 70 से अबव है वो थोड़ा कॉशियस होके प्रयोग करने लायक है। तो जिनको शुगर लेवल खाली पेट 120 से ऊपर रहता है, 150 से ऊपर रहता है, उनको जो 70 ± ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें हैं सावधानी से और धैर्य से खानी चाहिए। और जिनका जो है 100 या उससे नीचे रहता है वो खा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। तो कैरेट्स 39 ± 4। मिल्क 39 ± 3। स्किम मिल्क 37 ± 4। आइसक्रीम 51 ± 3। चिकपीस 28 ± 9। सोयाबीन्स 16 ± 1। लेंटिल्स 32 ± 5। चॉकलेट 40 ± 3। पॉपकॉर्न 65 ± 5। सॉफ्ट ड्रिंक 59 ± 3। हनी 61 ± 3। ग्लूकोज 103 ± 3। अभी इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कैलोरी वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है। ये एक रेट है जिसके हिसाब से या रैंक है जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपकी रक्त शर्करा जो है कितनी तेजी से बढ़ेगी। इसका कैलोरी वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं। जनरली ऐसा होता है कि जिनकी जो सीरियल्स हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी ऊंचे लेवल पे आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो राइस है ऑलमोस्ट चाहे वो बॉइल्ड हो, ब्राउन हो, व्हाइट हो। फिर यहाँ पे ओट पोरेज है, राइस पोरेज है, वो सारे के सारे 70-80 के आसपास हैं। तो जितने भी सीरियल्स हैं मैक्सिमम मिलेट्स को छोड़ के, मिलेट में भी थोड़ा सा ही फर्क है। तो वो 70+ में जाते हैं, राइट। और कुछ चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं तो उनका कम रहता है, पर इसको एक टेंडेंसी नहीं माना जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो फैट्स में होती है। लेकिन फैट्स में देखेंगे आप तो ये
जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है फैट्स में, यदि आप देखेंगे तो उस तरीके से चीजें नहीं बढ़ती। प्रोटीन युक्त चीजें हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है। तो इस तरीके की चीजें हैं, स्टार्च वाली जो चीजें हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा खासा रहता है। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप जो विकट समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं। अभी बात करते हैं हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका प्रयोग किस प्रकार होता है और चयापचय पे उसका क्या असर पड़ता है। तो हम दिन भर में कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते हैं। उन एक्टिविटीज से हमने जो भोजन किया है उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है वो किस प्रकार खर्च होती है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमको और कितने ऊर्जा की जरूरत है। उस हिसाब से शरीर हमें हमारे ब्रेन को मैसेज देता है और पेट इंडिकेशन देता है कि हमें और ऊर्जा की जरूरत है, हमें भूख लगती है, हम पुनः भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं उसके हिसाब से कितने किलो कैलोरी पर आवर एक घंटे में। एक घंटे अगर हम क्लीनिंग और मॉपिंग करते हैं तो 200 किलो कैलोरी यूज होती है। हमारे जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है किसी भी स्त्री और पुरुष की जो कि वयस्क है वो 2100 किलो कैलोरी है। 2100 किलो कैलोरी में से 210 किलो कैलोरी का प्रयोग यदि एक घंटे क्लीनिंग और मॉपिंग किया जाए तो हो सकता है। पर अमूमन देखा गया है कि 15 से 20 मिनट में क्लीनिंग और मॉपिंग हो जाता है। कभी कभी यदि घर बड़ा हो तो 30 मिनट लगता है। गार्डनिंग में 300 किलो कैलोरी, टीवी बैठ के देखने में 86 किलो कैलोरी, साइकिलिंग करने में 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यदि करते हैं तो 360 किलो कैलोरी, दौड़ने में 775 किलो कैलोरी। बड़ी ऊर्जा खर्च होती है यदि किसी को वजन घटाना है और अपनी कैलोरीज को नियंत्रित रखना है तो इस तरीके की कुछ एक रनिंग, जॉगिंग, ये सब चीजें करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यदि दौड़ते हैं तो 655 किलो कैलोरी, 8 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से यदि दौड़ते हैं तो 522 और 6 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से यदि आते हैं तो 353। नॉर्मली 6 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि एक तरीके से वो चलने जैसा ही हो गया। वॉकिंग 4 किलोमीटर प्रति आवर 160। तो जितनी आपकी गति बढ़ती है उतनी ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसके अलावा और एक्टिविटीज देख लेते हैं। शटल एंड कॉक यदि 1 घंटा खेला जाए तो 348 किलो कैलोरी बर्न होगी। टेबल टेनिस 245, टेनिस 392, वॉलीबॉल 180, डांसिंग करने से 372, फिशिंग, शॉपिंग, टाइपिंग, ये सब अलग अलग चीजें हैं। स्टैंडिंग यानी कि खड़े रहना, बैठे रहने से 86। इसके अलावा कई बार हम ऐसी चीजें हमें लगता है कि यार ये तो जो है इनका सबका जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनका यदि जोड़ करें तो सारी की सारी कैलोरीज जो है पहुंचती नहीं है कि हमने जो उपयोग किया वो खत्म हो जाए। तो कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता है कि उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है लेकिन हो रही होती है। उसका भी यहाँ पे विवरण है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लीपिंग, रेस्टिंग और रिलैक्सिंग 1 मिनट में 1 किलो कैलोरी खत्म होती है। मतलब 1 घंटे में 60 किलो कैलोरी खत्म केवल आराम करने में। बैठने में 1.5 यानी कि आप 85 से 90 किलो कैलोरी मान के चलिए। खड़े रहने में 2.25, चलने में 2.25, लाइट मैनुअल वर्क जैसे स्वीपिंग, क्लीनिंग, यूटेंसिल्स, इन सब में 3.25, वार्म अप करने में 4.8, मैनुअल वर्क जैसे कि लोडिंग, अनलोडिंग, वॉकिंग, ये सब चीजें करने में
हार्वेस्टिंग करने में, प्लम्बरिंग करने में 5.6 किलो कैलोरी पर मिनट। नॉन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, साइकिलिंग है, ये सब में 6 किलो कैलोरी प्रति मिनट। और हाई इंटेंस अगर एक्सरसाइजेस हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो 7.8 किलो कैलोरी पर मिनट। इस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। अब जो विविध प्रकार की स्थितियों की बात हो रही थी, उसमें यदि देखा जाए तो कई लोगों की ऐसी जिज्ञासा हो सकती है, भाई वजन कम कैसे करें। एक बार वयस्क उम्र को, वयस्क पड़ाव पे आदमी आ जाता है, तो उसकी जो ग्रोथ रेट के हिसाब से किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है वो स्थिर हो जाती है। अब केवल शरीर को, अपने आप को मेंटेन करना है, वियर एंड टियर को केवल झेलना है और उसको ठीक करना है। उसके लिए उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है जो ग्रोथ ईयर्स में होती है। इसी तरीके से जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, और एक बार बच्चे पैदा होने के बाद एक सामान्य उम्र तक पहुंच गए, तो उस लेडी की भी वो आवश्यकता नहीं रह जाती। इन सब चीजों को देखते हुए ये समझ में आता है कि अगर सेडिमेंट्री लाइफ है तो लगभग जो है 1800 से 2100 किलो कैलोरी यदि प्राप्त हो रही है, तो वो जीवन को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयर, वियर एंड टियर को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त है। और यदि ओबेसिटी है, अपने शरीर को संतुलित करना है, उसको थोड़ा और भार कम करना है, वजन घटाना है, तो उसके लिए 1600 से 1800 किलो कैलोरी की जो आवश्यकता है जीवन में, वो पर्याप्त है। तो उसका एक प्लान है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और क्या क्या ध्यान रखने लायक चीजें हैं वो भी हम समझ लेते हैं। 1600 कैलोरी आहार औसत काफी कम कैलोरी योजना है। वजन कम करने या स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए ये पर्याप्त है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खनिज और विटामिन सहित आहार संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, 1600 कैलोरी आहार में सभी श्रेणियों के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। एक स्वस्थ नाश्ता जिसमें लगभग 500 कैलोरी होती है। दोपहर के भोजन में भारी भोजन से बचना बेहतर है। एक कटोरी ओटमील, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 12 कटे हुए बादाम, 1 कप मलाई वाला दूध के साथ परोसें, और केला, ये एक अच्छे नाश्ते का विकल्प है। अब यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं, उसकी जगह पे आपके पास जो उपलब्ध चीजें हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ओटमील यानी एक तरीके का दलिया है। किशमिश की जगह पे कुछ और ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। किशमिश और बादाम की जगह पे दूध यदि नहीं पीते हैं तो चाय पीते हैं तो चाय का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली सुबह में लोग चाय पीते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ न कुछ रफेज में और विटामिन को पूर्ण करने के लिए फल रख सकते हैं, एक मध्यम आकार का, जैसे केला हुआ, सेब हुआ, सीजनल फ्रूट्स, गुआवा हो सकता है, जो भी चीजें उपलब्ध हो। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे बताया गया है उसी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक उदाहरण है, इस तरीके से चीजें की जा सकती हैं। दोपहर के भोजन में भी 500 कैलोरी होना चाहिए, 500 कैलोरी के आसपास। इस आहार योजना में एक स्वस्थ और भरा हुआ दोपहर का भोजन शामिल करें, जो कि शोरबा आधारित सूप, चिकन नूडल, ये नॉनवेज के लिए है। आप उसकी जगह पे दालों का प्रयोग कर सकते हैं और सीरियल्स का प्रयोग कर सकते हैं। मिश्रित साग 3 कप, इस तरीके की चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रेसिंग के बाद 2 बड़े चम्मच, 1 आधा हिस्सा चोकर युक्त गेहूं का पेठा, 1 कप नॉन फैट दही, मतलब
दही, रोटी, सब्जी, दाल इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। रात के खाने के लिए अगेन 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्याज, मिर्च, चीनी, गोभी, 1-1.5 कप मिश्रण और 480 कैलोरी के लिए 1 कप ब्राउन चावल के साथ तला हुआ टोफू। और दैनिक नाश्ता 100 कैलोरी तक सीमित होना चाहिए, जिसमें स्नैक काउंट को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन बना सकते हैं। मूंगफली के मक्खन के 2 चम्मच के साथ एक छोटा सेब 100 कैलोरी के लिए उपयुक्त होता है। इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाश्ते के लिए तो स्प्राउटेड मूंग का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्राउटेड चने का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ में जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, उसके साथ में 1 कप चाय पी सकते हैं, या जो दूध पीते हैं दूध पी सकते हैं, जो लगभग आपका 150 से 200 कैलोरी के आसपास जाएगा। इसमें एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि हमारा जो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है वो एक ही जगह पे सीमित ना हो। मतलब यदि 2 भागों में बांट दिया जाए कि नहीं भाई 2 ही टाइम खाना है और अच्छे से खाना है, तो कहीं ना कहीं वो एक जगह एक्यूमुलेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लोड करता है। अगर उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं शुगर को स्पाइक भी करता है। तो भोजन को 3-4 हिस्सों में बांटें, हो सके तो 3 इवन हिस्सों में बांटें, और एक हल्का नाश्ता करें सुबह में, खाली पेट ना रहे। इन चीजों का सेवन लिमिट में करना चाहिए, जैसे कैंडी यानी कि मीठी चीजें, सोडा का प्रयोग, चीनी, सफेद चावल, सफेद पास्ता, सफेद ब्रेड, मीठा सिरप, नाश्ते में खाने वाले अनाज, मिठाई, पेस्ट्री, ये सब जो कार्बोहाइड्रेट रिच चीजें हैं उसमें भी जिसमें चोकर की मात्रा कम है यानी रफेज की मात्रा कम है, उनका प्रयोग सीमित करना चाहिए। मार्जरीन से बचना चाहिए। अंडे, दूध, पनीर, मक्खन, लाल मांस, सैचुरेटेड फैट, इनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। लाल मांस खाने से बचें क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट होता है और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। तले हुए भोजन जैसे तला हुआ चिकन, पकौड़े वेजिटेरियंस के लिए, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, आलू फ्राई खाने से बचें। शराब का सेवन न करें। गैस से भरे हुए और बनावटी रूप से बने मीठे पेय यानी कि जो अलग अलग तरीके के पेय पदार्थ हैं कार्बोनेटेड, उनका प्रयोग कम करें या न करें। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वजन कम करने के लिए हेल्दी फैट खाएं, सोने जाने से 2-3 घंटे पहले खाना खाएं, हेल्दी सूप बनाएं, डाइनिंग आउट के लिए स्मार्ट टिप्स का पालन करें। क्या नहीं करना चाहिए? अपने आप को भूखा न रखें। भूखा न रखने से गैस और एसिडिटी हो सकती है। खुद को डिहाइड्रेट न करें। आपको भूख नहीं है तो खाना ना खाएं। बहुत अधिक सैचुरेटेड फैट ना खाएं। जिनका आसानी से सेवन किया जा सकता है वो इस तरीके की चीजें हैं। बिना स्टार्च वाले फल और सब्जियां, जटिल कार्बोहाइड्रेट, पूरा अनाज की रोटी और पास्ता, चोकर आदि में पाया जाता है। जैतून का तेल, वनस्पति तेल, चावल की भूसी का तेल, कैनोला तेल, सरसों का तेल, मूंगफली के तेल का उपयोग कर सकते हैं। दाल, बीन्स, सोया, मशरूम, टोफू, मछली, टर्की, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। दिन भर में 5 या 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करें। भारी नाश्ता खाएं। अंततोगत्वा 2-3 श्लोकों से इस चीज को, इस यात्रा को विराम देता हूँ। सर्वे
कर्मवशा वयम, जो कुछ है वो कर्मों के अधीन है। जो हमारे प्रयास होंगे वही हमको फल देंगे। अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि फलानि च स्वम कालम नाति वर्तन्ते तथा कर्म पूरा कृतम। जिस प्रकार से पुष्प तथा फल बिना किसी प्रेरणा से अपने आप ही उगते हैं, वह समय अतिक्रमण नहीं करते, उसी भांति पहले किए गए कर्म भी सही समय पर ही अपने अच्छे या बुरे फल देते हैं। इसी के साथ सबको अच्छे स्वास्थ्य, लाभ और जीवनचर्या की शुभकामनाएं देते हुए मैं सबसे क्षमा प्रार्थना भी मांगता हूँ। यान कांच पापान जन्मांतर कृतांच तान तान प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पदे पदे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब ने आज आहार में जो कैलोरी मिलती है उसके बारे में बताया। षड्रस के बारे में तो अगाऊ के जो वेबिनार है उसमें बताया था। षड्रस में स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट। स्वीट यानी कि मधुर, सावर अम्लीय, सॉल्टी लवण युक्त, पंजेंट तीखा, संस्कृत में उसे कटु कहा जाता है। कटु, पंजेंट मीन्स कटु, तीखा। बिटर्स मीन्स संस्कृत में कड़वा के लिए तिक्त शब्द है। तिक्त, पंच तिक्त कुतुलो એટલે कड़वा मीन्स बिटर टेस्ट। और कसाई को एस्ट्रिजेंट। जो भोजन में ये षड्रस तो होते हैं। षड्रस के बारे में पहले जानकारी दी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों जो शक्ति इससे कंजम्पशन से शक्ति मिलती है। 100 ग्राम मीन्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4 किलो कैलोरी शक्ति मिलती है। प्रोटीन में से भी 1 ग्राम प्रोटीन में से 4 किलो कैलोरी मिलती है। वहीं पे 1 ग्राम फैट चर्बी लेने से 9 कैलोरी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। जबकि विटामिन्स और मिनरल्स में से कोई कैलोरी मिलती नहीं है। वो हमारे जो फिजियोलॉजिकल जो देह धार्मिक क्रिया है उसके लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स और मिनरल्स आवश्यक है। और विटामिन्स के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन पी, ऐसे सब विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, मीन्स चर्बी द्रव्य, उसका चर्बी में वो सॉल्युबल होता है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी समूह, बी कॉम्प्लेक्स અને વિટામિન સી। વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ में B1, B2, B3, B6, B5, B9, B12। विटामिन B12 मीन्स जो दूध और दूध की बनावटों में से मिलता है और नॉन वेज में पाया जाता है। ओमेगा 3 के बारे में बताया, तो उसमें लिनोलेनिक एसिड जो अलसी और अखरोट में पाया जाता है। और ओमेगा 3 अच्छा है जो HDL के लिए, बढ़िया जो कोलेस्ट्रॉल है जो फ़ायदाकारक, उसके लिए ओमेगा 3 आवश्यक है। ओमेगा 6, ओमेगा 9 ऐसा होता है। तो मिनरल्स होते हैं जो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि जो मिनरल्स हैं वो देह धार्मिक क्रिया के लिए आवश्यक है। तो वो तो भोजन में से
मिल ही जाता है। कभी कभी उसकी उणप होती है, विटामिन्स की उणप उणप हो सकती है और मिनरल्स की कुछ उणप हो सकती है। संतुलित आहार नहीं मिले, आहार में सब घटक मिलने चाहिए। तो संतुलित आहार नहीं है, कुछ मिठाई या कुछ खास प्रकार के व्यंजन लेने से जो संतुलित आहार, जो पोषक घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो विटामिन्स और मिनरल्स, तो सब नहीं मिल पाते हैं। जो फैट के लिए तो तेलीबिया और घी उसमें से मिल जाता है। सूखा मेवा में से भी फैट मीन्स तीन घटक मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जनरली जो अनाज है, धान्य, उसमें से कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी मिल जाता है। प्रोटीन पल्सिस में से कठोल में पल्सिस में से मिल जाता है प्रोटीन। और खाद्य के बारे में बताया, खाद्य खुराक के बारे में कितना कितना कैलोरी लेनी चाहिए श्रम के अनुसार। जेम के जैसा कि अग्नि सतेज होता है विंटर सीजन में, तब हमें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। जो हिमालय के नज़दीक रहता है उनको भी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत हो, क्योंकि ठंडा है या शीतकालीन है या सर्दी वाला सीज़न है, तो ज़्यादा कैलोरी ज़रूरत होगी। तब हम जो पकवान बनाते खाते और जो मिठाई या कुछ शक्तिवर्धक पाक लेते, तो विंटर सीजन में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है और अग्नि भी सतेज रहता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में कैलोरी की ज़रूरत बहुत ओછી होती है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी बताया। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो डायबिटीज़ और जो मेदस्विता है उसके हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स का महत्व ज़्यादा है। जब डायबिटीज़ होता है तब उसको जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वो लेने से मधुप्रमेह या डायबिटीज़ में फ़ायदा कारक रहता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स जल्दी जो कैलोरी मिल जाती है तो उससे ज़्यादा कैलोरी और जल्दी कैलोरी मिल जाती है रक्त में, तो उससे नुकसान हो जाता है, जल्दी शुगर बढ़ जाती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है 50-55 से अंडर है, तो वो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदा कारक रहता है। और श्रम के हिसाब से कैलोरी की आवश्यकता रहती है। जो बैठाड़ू सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए। और जब मेहनतू श्रमजीवी लोग हैं जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उसको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। कैलोरी की आवश्यकता मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मीन्स उसका भोजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है और कैलोरी भी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो बढ़िया रहा वक्तव्य। और इस कैलोरी के बारे में भी भोजन के जो पका हुआ भोजन है उसमें कितनी कितनी कैलोरी है उसके बारे में बढ़िया जानकारी मिली। खूब खूब आभार, शुक्रिया। वैद्य श्री सुधींद्र त्रिपाठी साहब ने आज बढ़िया जानकारी दी है। अब ठक्कर साहब से विनती है कि 2 शब्द कहें। वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब। नमस्कार। त्रिपाठी जी ले पहले तो त्रिपाठी जी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि
ये जो कैलोरी का जो उन्होंने एक सूची पत्र अपने सामने रखा है और उससे सेहत के लिए कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, ये आज बहुत ही जरूरी बन गया है। और कैलोरी का जो नया एक प्लान वर्तमान समय में जो आया है वो प्रचलित भी है और आमतौर पे उसी पे ज्यादा विचार विमर्श हो रहा है। अब आयुर्वेद और मॉडर्न में अगर कोई जगह पे सोचने वाली बात जो अगर मननीय है तो आयुर्वेद में अग्नि को जो बताया है, अग्नि को पकड़ के चलने का, जबकि ये कैलोरी वाला जो है, कैलोरी 1600 एक पर्याप्त मात्रा बताई, लेकिन हर एक के अपने दैनिक जरूरत और कार्य कर्म उस पे आगे पीछे होने की गुंजाइश रहती है। और अपनी तरफ से मैं एक और सुझाव दे रहा हूं कि खाने का संतुलन अपने को जानकारी में होना चाहिए। मान लो कहीं पे एक दिन कहीं बाहर गए या कोई फंक्शन में गए तो दूसरे दिन, उस दिन अगर ज्यादा खा लिए तो दूसरे दिन हल्का खा के बैलेंस करना चाहिए। और एक बात उन्होंने बताई, कम खाना यानी कैलोरी के हिसाब से। तो कम खाना तो साथ में गम खाना भी होना चाहिए। आज आदमी इतना एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ है कि कैलोरी नहीं लेते हुए भी बॉडी पे उसकी विपरीत असरें दिखने मिलती है। तो ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा इसमें सुझाव दे रहा हूं कि कैलोरी सिर्फ कैलोरीवाद पे मत जाओ, आपके कार्य और उसके ऊपर चलो। कैलोरी जरूरी है, जानना जरूरी है और इससे फायदा भी है, लेकिन उसी को पकड़ के चलना हर एक आदमी के लिए उचित नहीं रहता, क्योंकि मजूरी वाला काम होता है, दिन भर थकान वाला काम रहता है। तो कैलोरी भी सामने चाहिए और डाइजेशन रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है। अगर कुछ गलत कहा हो तो क्षमा प्रार्थना के साथ अस्तु। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री ठक्कर सर। भोजन संतुलित और लेना चाहिए, मिताहार होना चाहिए। भोजन में पर्याप्त नहीं है तो कुपोषण हो सके, उसके मिनरल्स या विटामिन्स की उणप हो सकती है। भोजन का अति पोषण करने से, ज़्यादा भोजन लेने से भी नुकसान होता है और मेदेस्विता बढ़ती है। खास करके अग्नि के हिसाब से ही भोजन लेना चाहिए। और लीवर है और स्वादुपिंड है, ये दोनों कन्वर्जन करता है। तो शुगर का कन्वर्जन जो है वो करता है स्वादुपिंड, अग्न्याशय। वो ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़े तो उसको संतुलित करने का कार्य जो इंसुलिन करता है। जब इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाए तब ये डायबिटीज़ या कुछ अन्य बीमारी हो सकती है। तो ये लीवर भी जो
कैलोरी का स्टोरेज करता है। जो हम बीमार पड़ते हैं तो लीवर में से जो कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकेगॉन और जो शुगर मीन्स ग्लूकोज, तो इनका जो कन्वर्जन करने में स्वादुपिंड उपयोगी है। वैसे भी जो स्टोरेज होता है, शक्ति का स्टोरेज करने में जो लीवर हमारा है, लीवर यकृत, वो मददगार होता है। तो बढ़िया रही जानकारी, शुक्रिया, आभार। वैद्य श्री सुधींद्र त्रिपाठी साहब ने बढ़िया जानकारी दी आज कैलोरिक वैल्यूज के बारे में, भोजन के बारे में। शुक्रिया, आभार, जय धन्वंतरी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत